वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन अल्टरनेटिंग करंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू डू सर्किट एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट। अगर सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं, हमारे पास एक सर्किट में कई कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कंपोनेंट्स जो कनेक्ट रहते हैं और उनके थ्रू क्या वोल्टेज और क्या करंट है उसको हम सर्किट एनालिसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डीसी सर्किट्स में देख चुके हैं कि अगर कई रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इन रजिस्टर्स के अक्रॉस एक बैटरी है, तो इन रजिस्टर्स के थ्रू इंडिविजुअली हम किस तरह से वैल्यू ऑफ करंट या वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। जैसे ये रजिस्टर है R1, R2, R3, हम यहाँ एक और रजिस्टर भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हो R4। यहां भी आप कोई एक और पैरेलल में इसके कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट कैन बी समटाइम्स ए सिंपल नेटवर्क और कई बार एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हमारे पास हो सकती है। जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स है वहां पर सिर्फ रेजिस्टर ही एक एक्टिव एलिमेंट नहीं है। यहां पर क्योंकि करंट हर वक्त चेंज होता रहता है तो तीन एलिमेंट्स हमें मिलेंगे यहां पर, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, जो हम यूज कर सकते हैं एक अल्टरनेटिंग सर्किट बनाने के लिए। और ये तीनों यहां एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। एक डीसी सर्किट में कैपेसिटर जब हम सर्किट को ऑन करते हैं चार्ज तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद ये चार्ज होने के बाद इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होता, तो ये करंट के लिए ब्लॉक बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक पैसिव कंपोनेंट है। लेकिन एक एसी सर्किट में कैपेसिटर हमेशा कहीं ना कहीं कोई चार्ज कंडक्ट करता रहता है, बिकॉज चेंजिंग करंट इज प्रेजेंट। दैट चेंजिंग करंट यू विल सी कि या तो एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि किस नेचर के करंट हम इसके थ्रू भेजते हैं। तो इन ऑल जब हम एसी सर्किट्स की एनालिसिस करेंगे, हम रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के साथ डील करेंगे, इनकी कॉम्बिनेशंस के साथ डील करेंगे और वो तरीके जिससे हम इस सर्किट को सॉल्व करें। जो बेसिक दो प्रिंसिपल्स हैं एक डीसी सर्किट में जिसकी बेसिस पर हम सर्किट एनालिसिस करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज Kirchhoff's रूल्स। Kirchhoff's रूल्स क्या है? दे आर सिंपली टू लॉज ऑफ नेचर विच वी मैनिफेस्ट in the form of Kirchhoff's rules। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हमने एक ब्रांच में करंट भेजा, जैसे आपने यहां एक वायर के थ्रू करंट भेजा, अगर इस वायर के बाद हमें और कई वायर्स मिलती हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है, इस पॉइंट को हम एक जंक्शन कहते हैं या एक नोड कहते हैं। सो जो भी करंट यहां से एंटर करे, जैसे I1 अगर यहां I2 है, यहां I3 है, तो हमारे पास यह है कि सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग। दैट वे I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। इट इज नथिंग, इट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज। चार्ज एंटरिंग एट अ पॉइंट मस्ट लीव दैट पॉइंट, अदरवाइज हम क्लेम कर सकते हैं कि वी हैव डिस्ट्रॉयड चार्ज और वी हैव क्रिएटेड चार्ज। सिमिलरली एक और रूल, तो इसको हम Kirchhoff का फर्स्ट रूल कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज Kirchhoff's करंट लॉ, KCL। एक और रूल जिसमें हम एक लूप की बात करते हैं, जिसको हम लूप रूल भी कहते हैं। उस लूप रूल में अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है और एक बैटरी है, जब हम इस बैटरी की मदद से एक एनर्जी चार्ज को देते हैं, विच वी से द EMF ऑफ दिस बैटरी दैट वी डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये चार्ज के ऊपर जो हमने एनर्जी दे दी, वंस इट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर, सपोज यहां करंट I पास हो रहा है और यह है रेजिस्टेंस R, और ये चार्ज जब इस रेजिस्टर के थ्रू गुजरती है, जो रेजिस्टर है उसमें इसके कोलिजन्स की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होती है। What we do is we compensate for that loss of energy because of the energy provided by the source. Source is the source of EMF। तो हम इसको ऐसे स्टेट करते हैं कि sum total of EMFs is equal to sum total of potential drop। जो potential drop है ये आप समझ सकते हैं कि it is the energy taken away from a charge और एक source of EMF। अगर अब हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, एक से ज्यादा सोर्सेज अगर हुए, लेकिन अगर एक सोर्स ऑफ EMF है जैसे यहां दिखाई दे रहा है, it will add energy to the charge
and the resistor will take away that energy. Since energy can neither be created nor destroyed, we set this relation जो outcome है law of conservation of energy का. Now there are no two different rules. यहाँ ACs में कोई और अलग rules नहीं है जो हम अप्लाई करेंगे सर्किट एनालिसिस के लिए. यहां भी यही Kirchhoff's रूल्स है, मगर वी हैव टू लर्न कि जब हम AC की बात करते हैं हम एक पीक करंट की बात करते हैं, आरएमएस करंट की बात करते हैं, एवरेज करंट की बात करते हैं. सो जब हम एक रूल यहां पर अप्लाई करें, वेदर इट इज Kirchhoff's फर्स्ट रूल और Kirchhoff's सेकंड रूल कॉल्ड एज जंक्शन रूल or the loop rule, we have to apply it to the instantaneous value of current at that point of time. तो यहां टाइम वेरिएशन की वजह से, क्योंकि करंट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, एक डीसी सर्किट में करंट स्टेडी रहता है. वट एवर इज द वैल्यू ऑफ करंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल बी एट ए लेटर टाइम. मगर एक एसी सर्किट में करंट की वेरिएशन की वजह से हम एक खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब Kirchhoff's रूल अप्लाई करते हैं, उस इंस्टेंट के लिए वो इसी शक्ल और इसी तरह से अप्लाई किए जाएंगे. सो हमारा पहला पॉइंट अब ये बना that for circuit analysis of AC circuits there are no different set of rules. There are the similar rules which we use in the DC circuits, that is Kirchhoff's first law or Kirchhoff's junction rule, Kirchhoff's second law or Kirchhoff's loop rule. We have to apply these rules to the instantaneous values, means what are the values of current and EMF in the circuit at a particular instant of time, we have to apply it to them. Let's start off with a very simple circuit. तो इस सर्किट में हमारे पास एक प्योर रेजिस्टर है. सो वी हैव ए प्योर रेजिस्टर इन AC circuit. So what we do is we apply an AC, that means we connect a AC generator to a pure resistor. When I say pure word, it is possible कि एक कंपोनेंट ऐसा हो उसमें रेजिस्टेंस भी है और साथ में कुछ इंडक्टेंस भी है, या एक कैपेसिटर ऐसा हो जिसमें रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है. द वर्ड प्योर मीन्स कि इट इज ओनली ए रेजिस्टर, वी आर नॉट हैविंग एनी इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद इट. सो थिंक ऑफ ए सर्किट लाइक दिस कि ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, दिस रेजिस्टर हैज रेजिस्टेंस R और हमने इसके साथ एक AC जनरेटर अप्लाई किया हुआ है. दैट AC जनरेटर गिव्स अस एन EMF. दैट EMF is equal to E0 sin omega t. The circuit is to be treated parallel with this one. ये हमने एक DC circuit में देखा है that we have a resistor, we have a battery. This battery provides a potential difference V. The resistor has resistance R. There is a current I which is introduced into the circuit. लेकिन ये current except for growth and decay time बाकी वक्त steady रहता है. So graphically, if you see the current, we will see कि जो टाइम के साथ साथ करंट का वेरिएशन है I का, वो except for the growth here, then it becomes steady, then it may decay if we switch the circuit off. यहां की सिचुएशन अब थोड़ी अलग है, because the moment I plot current versus time, in this case ये अगर करंट है, I find कि अगर ये एक साइनसॉइडल EMF है, so करंट भी साइनसॉइडल होगा like this. So this variation of current with respect to time is to be kept in mind. We apply Kirchhoff's rules to this assembly or to this circuit in the similar manner, but to the instantaneous value. Now think of a certain instant of time t. At that instant of time t, the current in this circuit is I. And remembering कि this I can be now this one or this one or this one, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है. So at this point of time, what we see is we see that अगर ये एक लूप है, इस लूप पर हम एक लूप रूल अप्लाई करते हैं, then the sum total of EMFs is equal to sum total of potential drops. तो अगर आप इस E को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, this is an EMF which is applied in the circuit. There is a potential drop at that point of time. जब EMF की वैल्यू E थी, that potential drop will be as usual IR. So I have the relation. The relation becomes that E is equal to IR. This is the potential drop and this is the EMF. I can replace E with E0 sin omega t equal to I becomes IR. Now I have to find कि अगर मेरे पास EMF की वैल्यू नोन है, इट इज E0 sin omega t,
at a particular instant of time, वो instant of time में यहां substitute करूंगा, then what would be current at that instant? So current at that instant t, जिस पर EMF की वैल्यू E है, और वो EMF की वैल्यू मैं यहां t की वैल्यू दे दूं, that gives us I is equal to E0 sin omega t divided by R, or I can say I is equal to E0 divided by R into sin omega t. आप देखेंगे कि जो ये E0 by R है, it will be dimensionally a current. It is EMF divided by resistance or voltage divided by resistance, which will be a current, and that current I denote as I0. तो ये मेरे पास बना current in the circuit, which would be the current at time t, जब EMF की वैल्यू ये थी, at that time the current in the circuit would be given by this expression. So a very simple deal, यहां पर हमने Kirchhoff second rule apply किया. अगर आप चाहो, in simpler words, you can think of Ohm's law also. V is equal to IR, तो उसमें ये IR हो जाएगा. This is the potential difference across the resistor, and here we have EMF E to be replacing the potential difference V. In that sense now what we see is कि जो करंट और EMF हैं, इनकी वेरिएशन अगर आप देखें with the passage of time, they seem to be in phase with each other. What I say in phase means कि जब at omega t equal to 0, at omega t equal to 0, जब EMF की वैल्यू आप लेते हैं, it is equal to 0, the current also at that time is equal to 0. अगर हम omega t की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर लें, then you see that EMF is maximum equal to E0 because sin 90 degree is equal to 1, and current also has its peak value, that is I0. If you take omega t equal to 180 degree, at 180 degree sin is equal to 0, sin 180 degree would be equal to 0, so this would be equal to 0, then I have at this point of time current also equal to 0 because omega t, sin omega t is equal to 0. If I take omega t equal to 270 degree, this would be equal to sin of 270 degree is minus 1, तो EMF की वैल्यू हो जाएगी माइनस E0 और करंट की वैल्यू I हो जाएगी इक्वल टू, यहां आप देखें sin ओमेगा t की वैल्यू 270 डिग्री है, sin 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1, सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस I0. अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें, जब हम कहते हैं कि करंट एंड द EMF आर इन सेम फेज, तो हमारा मतलब कुछ ऐसा है कि ये अगर मैं ग्राफ बनाऊं इन द सर्किट, this is variation of EMF with respect to time. So this is time, this is EMF. You can see the peak value of EMF arising at E0. Then this is angle, say this is 0 degree. ये omega t की वैल्यू लेते हैं हम. I am taking omega t along the x-axis. Even if you take t, you have to replace this 0 degree or 90 degree or 180 degree by the time period, that is capital T or t by 2 or t by 4. So if I plot omega t, I have 0 degree, 90 degree, then I have 180 degree, then I have 270 degree, I have 360 degree and so on. अब आप देखिए कि this befits the equation. यहां आप ओमेगा टी को वैल्यूज देते रहो, you will get this graph which is a sinusoid. Now in case of the current, what would be different? करंट के लिए क्या फर्क पड़ने वाला है? करंट का जो पीक वैल्यू है E0 by R, वो शायद इसकी पीक वैल्यू से जो EMF की पीक वैल्यू है E0 उससे कम होगा, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय सम रेजिस्टेंस. लेकिन जो उसका फेज रिलेशन है इस करंट के साथ, दैट फेज रिलेशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम. So if I take the variation of current with respect to time now, वो इस डेटा के मुताबिक जो हमने I की वैल्यूज ली हैं 0, I0, 0, minus I0, तो वो ऐसे हो जाएगा. It will be like this. What you observe is कि जब EMF की वैल्यू पीक पर है, करंट की वैल्यू भी अपनी पीक पर है. So this is the value I0. So this is I0, और जो EMF की वैल्यू अपनी पीक को टच करती है, that peak value is E0. So this is I0 and E0 as the peak values of current and EMF. अब ये जो वेरिएशन है, this variation we cannot take for granted. हम इसको for granted नहीं ले सकते कि हर वक्त ऐसा ही होगा कि when current becomes the
maximum, or when this EMF achieves its peak, the current will also be at its peak. This cannot be taken for granted because later circuit devices की जब हम बात करेंगे, जैसे कैपेसिटर हुआ या इंडक्टर हुआ, वहां पर शायद ऐसा पैटर्न ना हो. अगर मैं ओमेगा टी की बजाय टी की बात करूं, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल लाइक दिस कि यह है एक sinusoidal EMF which is having a time period t. So this is 0, then this is t by 4, this is t by 2, this is 3t by 4 and so on. This is t. तो हम यहाँ टाइम प्लॉट कर रहे हैं. This is EMF और करंट. So here is the peak value of EMF. तो इसमें जब करंट की बात होती है, the current would be like this. Again the same shape of graph as you have seen previously. So this would be the current. So this red line which represents the current has a peak value I0 somewhere here. So in either of these cases, we see that EMF and current I are in same phase. The word phase comes from wave motion. So when you see two waves becoming maximum or minimum or zero at the same time, we say they are in same phase or the phase difference between them is zero. यहां हम एक term अब यूज करते हैं, it's called as a phasor. The term phasor is used in electrical engineering to represent this type of situations. वहां पर एक phasor से हम एक सिग्नल को या एक AC को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो उसका पीक वैल्यू है, उस पीक वैल्यू को हम प्रोपोर्शनल बना देते हैं. वी मेक इट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. दैट मीन अगर मुझे एक फेजर से इस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना हो, दिस वुड बी द फेजर विच रिप्रेजेंट्स ईएमएफ. ये इसका एक तरह से डायरेक्शन है और E0 इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. दैट मैग्नीट्यूड इज द पीक वैल्यू विच इट हैज. नाउ व्हाट वी सी इज a phasor which would represent current in this scenario, that phasor would be again a straight line in the same direction as that of E0, and this phasor has the peak value I0. तो ये दोनों जो phasors हैं, they are in the same direction, which means that the phase difference between them is equal to 0 degree. They are in the same phase. और you also see कि जो peak value current का है, that peak value is lesser than the peak value of EMF, because when you divide E0 by resistance, or you are decreasing the value of E0 to I0, and this would be the phasor diagram. जो ये diagram है, इसको हम phasor diagram कहेंगे, and you could call this graph as a graphical diagram or a wave diagram for this situation. तो अब इस पूरे डिस्कशन में हमने क्या देखा कि Kirchhoff's rules which form the fundamental tools for circuit analysis of DC circuits continue to have the same importance here in case of AC circuits. The only difference is that in a DC circuit we forget about the time variation of a certain quantity, be it EMF or be it current, but here in AC circuits we are to consider the time variation. So when we use Kirchhoff's rules, we freeze the time. That means हमें एक खास पॉइंट ऑफ टाइम पर एक EMF की वैल्यू लेनी होगी और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर करंट की वैल्यू लेनी होगी. इट कैन नॉट हैपन कि EMF आपने अभी का लिया और करंट लेटर टाइम का या प्रीवियस टाइम का लिया. दैट विल नॉट बी ट्रू. So once we do that, we have the outcome, and that outcome you have seen that how it in case of resistance happens that the EMF has same phase with that of current, and both are probably with their own peak values. एक की peak value E0 है, दूसरे की I0 है. We will continue with this technique now for an inductor and a capacitor. So we take up the next now. Now we take up the case of an inductor in AC circuit. Inductor आप समझते हैं is a wire which has a considerable value of self-inductance. Self-inductance of a wire depends on the number of turns in it, its size, that's area, and the length which it has. So we imagine that we have pure inductor in
AC सर्किट। तो इमेजिन करें कि हमारे पास एक कॉइल्ड कंडक्टर है जो एक इंडक्टर कहलाता है एंड दिस कॉइल्ड कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ जो एक एसी जनरेटर है एंड दिस एसी जनरेटर इज प्रोवाइडिंग एन ईएमएफ गिवन बाय E0 sin ओमेगा टी। इस इंडक्टर की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है कैपिटल एल के बराबर। अब इस इंडक्टर में क्या होता है कि द मोमेंट देयर इज ए टेंडेंसी फॉर ईएमएफ टू सेंड ए करंट इनटू इट, जो करंट वक्त के साथ साथ ग्रो हो या डिक्रीज हो, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। हाउ इज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ which will be produced in the inductor will be given by minus L into di by dt. So rate of change of current is di by dt. L is its self inductance. This negative sign indicates that the induced EMF has a direction which opposes the applied EMF. So this is applied EMF. तो इस induced EMF की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो हम इसको सर्किट एनालिसिस के थ्रू डालेंगे इस डिवाइस को या इस सर्किट को। हमारे पास लूप रूल है। द लूप रूल सेज कि जो सम टोटल ऑफ ईएमएफ्स है दैट सम टोटल ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। इन दिस केस व्हाट वी थिंक ऑफ कि जब हम टोटल ईएमएफ लेते हैं सर्किट में दैट ईएमएफ विल बी आई हैव E applied, that means the applied EMF जो ये रिप्रेजेंट करता है E0 sin ओमेगा टी प्लस हमें अलजेब्राइक सम लेना होगा E induced के साथ and there is no potential drop, so I put it equal to 0. Now what is E applied? E applied is E0 sin ओमेगा टी और जो E induced है उसकी डायरेक्शन E applied के अपोजिट है। तो यहां पर मैं एल्जेब्रिकली इसको माइनस लिख रहा हूं, तो इसलिए ऐसे कर लें आप प्लस फिर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, सो दिस वुड बी इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं टू द राइट हैंड साइड सो दैट आई हैव E0 sin ओमेगा टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। हमें असल में अब करंट चाहिए कि एक खास इंस्टेंट पर जब हमने देखा कि सर्किट में ईएमएफ है E0 sin ओमेगा टी, उस वक्त करंट कितना है, सो दैट आई कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। सो आई कैन राइट दिस एज E0 by L into sin ओमेगा टी इज इक्वल टू DI by dt। या इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू कैन पुट इट लाइक दिस दैट वी हैव E0, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, DI वुड बी इक्वल टू E0 by L into sin omega t dt. Now we integrate both sides, integrating both sides so that we obtain I, both sides we get, what we see here is we have integration of DI is equal to integration of E0 by L into sin ओमेगा टी dt। अब E0 और L जो हैं they are both independent of time. E0 is peak value of the applied EMF, it's independent of time. L is self-inductance of the coil, it's also independent of time into sin omega t dt. And this we get on the left hand side the current I at that particular instant. So this I would be equal to E0 by L into, now what's integration of sin omega t? It is minus cos omega t divided by derivative of omega t. Derivative of omega t is omega, so this would be the result. This gives us I equal to E0 divided by L omega into minus cos omega t. अब ये रिजल्ट हमें करंट तो दे रहा है, लेकिन आई वुड लाइक टू कंपेयर इट विद द इनपुट सिग्नल। जो इनपुट हमारे पास था दैट इनपुट हैज इन इट साइन ओमेगा टी, तो मैं साइन ओमेगा टी को कॉस के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। एंड वन ऑफ द वेज वुड बी कि या तो मैं इस कॉस को साइन में चेंज करूं या इस साइन को कॉस में चेंज करूं। सो लेट मी ट्राई चेंजिंग कॉस
थीटा इंटू साइन थीटा. सो व्हाट वी हैव फ्रॉम देयर, ये हमारे पास रिजल्ट होगा कि आई कैन नाउ एक्सप्रेस द करंट आई एज, सो आई इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय L ओमेगा इंटू माइनस. देखिए आप यहां कर सकते हैं ऐसे कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ cos थीटा साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी. सो साइन 90 माइनस थीटा वुड बी cos थीटा. तो ये माइनस साइन बाहर है, आई एम पुटिंग इट लाइक दिस. आगे देखें, वी हैव आई इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय L ओमेगा इंटू, आपको याद है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो माइनस साइन थीटा आई कैन राइट एज साइन ऑफ माइनस थीटा. सो दिस इज माइनस साइन थीटा. तो ये माइनस साइन जैसे यहां हमने शिफ्ट किया इसको थीटा के साथ, सो दैट मेक्स इट साइन. ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी. एंड फाइनली यू हैव करंट आई इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय L ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. अब देखिए इस रिलेशन को अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं विद द इनपुट. द इनपुट वाज E0 साइन ओमेगा टी. तो बाय कंपेयरिंग दीज टू, इन दो को कंपेयर करके आप कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हो. द फर्स्ट कंक्लूजन यू फाइंड इज कि अब इनमें एक फेज डिफरेंस आ चुका है. द EMF वेव और द EMF सिग्नल, इफ इट वाज हैविंग द फेज एंगल ओमेगा टी, जो करंट है, दैट करंट हैज द फेज एंगल ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. Now what we see is that I is equal to, जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में आप जब कंपेयर करके देखेंगे इन दोनों सिग्नल्स को, तो यहां एक फेज डिफरेंस आ चुका है. दैट फेज डिफरेंस हियर इज ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, हियर इट इज ओमेगा टी. और हम इस फैक्टर को एनालाइज कर सकते हैं कि ये फैक्टर असल में क्या है. तो व्हेन आई राइट I इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय L ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, आप देखें कि ये क्वांटिटी डायमेंशनली एक करंट ही है, क्योंकि ये सारा फैक्टर डायमेंशनलेस है. सो E0 बाय L ओमेगा आई विल पुट E0 by L omega equal to I0. This is E0 by L omega equal to I0. So I can write this as I0 sin omega t minus 90 degree. और जो अब ये इसमें डिनोमिनेटर आपने लिखा L omega, this L omega is going to be dimensionally a resistance, and we call this L omega, which is product of the self-inductance L multiplied by omega, or L into 2 pi n. N is frequency of the given signal. This XL we call as inductive reactance of the circuit. So inductive reactance has the same unit as that of resistance, that is, it will be measured in ohm. And this inductive reactance makes now the expression for I0 as E0 divided by XL. XL याद रखें इज L into ओमेगा. इस पर हम और भी डिटेल बाद में बात करेंगे. इसकी खास एक चीज यह है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सिग्नल, वेयर एज रेजिस्टेंस इज नॉट सो. तभी हम इसको एक रिएक्टेंस कहते हैं, ना कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस. वी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. एंड द एक्सप्रेशन फॉर I नाउ इज I is equal to I0. This is I0 into sin omega t minus 90 degree. अब जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में अगर हम कंपेयर करते हैं, एज आई सेड अर्लियर, कि देयर इज अ फेज डिफरेंस नाउ बिटवीन द अप्लाइड EMF and the current which is present in the circuit at a particular instant of time. So let's study it like this, कि if I take the value of omega t and I put the value of omega t, so let omega t be equal to 0 degree. You will see here what will be the result now. जो EMF होगा, this EMF, it will be equal to 0. So EMF will be equal to 0 because omega t is equal to 0 degree, sin 0 degree is equal to 0. लेकिन जो current होगा, that current will be 0 minus 90 degree, which is minus 90. Sin of minus 90 is minus sin 90, that is minus 1. So I becomes equal to minus I0. Then if I put omega t equal to 90 degree,
So 90 डिग्री में देखें, this will be 90 minus 90, that is 0. तो I will be equal to 0, I is equal to 0, but EMF you will see becomes equal to, EMF will be equal to the peak value, that is E0. अगर मैं ओमेगा t की वैल्यू 180 डिग्री लेता हूं, so what will happen? 180 पर देखें, sin 180 is equal to 0, so EMF will be equal to 0. But if you take the value of current, current will be equal to I0 into sine 180 minus 90 is sine 90, that is 1. So I will be equal to I0. Similarly, if I take omega t equal to 360 degree or say 270 degree, so this will make the value of EMF, see sine 270 is minus 1, so EMF will be equal to minus E0, and current I would be equal to sine 270 minus 90, so it would be equal to 0. तो आप देख रहे हैं कि if we complete the full cycle of AC by putting omega t equal to 360 degree, so at 360 degree this thing will be repeated, EMF will again become equal to 0 and I will be equal to minus I0. अब इस चीज को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं. द ग्राफिकल प्लॉट ऑफ द होल डेटा विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जहां हम एक तरफ ओमेगा टी प्लॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईएमएफ और करंट प्लॉट कर रहे हैं. सो दिस वुड बी इनिशियली द कर्व फॉर ईएमएफ. सो दिस इज 0 डिग्री, देन वी हैव 90 डिग्री, देन वी हैव 180 डिग्री, देन वी हैव 270 डिग्री, वी हैव 360 डिग्री. These are the values of omega t. और ये जो peak value है, this is the peak value for EMF. I call it as E0. अब current का scenario देखें, that when E is equal to 0, I is minus I. That means the current is going to start from somewhere here. At 90 degree, EMF has achieved the peak. It has achieved the peak. Current will be equal to 0 degree. And at 180 degree, what you see that at 180 degree, EMF is 0, but current has become the highest. तो जब मैं इस डेटा को ग्राफिकली प्लॉट करता हूं, इट कम्स आउट टू बी ए कर्व लाइक दिस. तो ये जो रेड डॉटेड लाइन है, दिस रेड डॉटेड लाइन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करंट इन द सर्किट एट वेरियस स्टेज. सो ये जो रिलेशन है, दिस वुड बी आई इक्वल टू I0 इंटू साइन, अभी आपने देखा, इट बिकम्स ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. 90 डिग्री को आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हो. So there is no longer a common phase. That means these two signals, they start varying with respect to each other in the circuit. That variation is that there is a phase difference. And what type of phase difference? The current is lags behind EMF by a phase angle of pi by 2 or 90 degree. आप देख सकते हैं. And then again, what you see is that as this inductor is providing a resistance, a kind of resistance, जिसको हम reactance कहते हैं, to the flow of current through it, जिसको हमने अभी ऐसे लिखा that I0 would be equal to E0 divided by XL. तो जो वो reactance है XL, which is equal to L omega, this XL can be written as L into 2 pi n, and you can agree that XL would be directly proportional to the frequency. That means as you go on increasing the frequency of AC, the inductor becomes more and more choking. Choke is कि ये अब इस करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है. It provides a stronger resistance to the flow of a high frequency AC. It is very compatible with the low frequency AC. Particularly अगर हम DC लें, जिस DC के लिए हम N की वैल्यू 0 ले लेते हैं, for DC N is equal to 0, तो जब N की वैल्यू आप यहां 0 दोगे, you will see that its inductive reactance XL will be equal to 0. It does not provide any resistance to the flow of DC. Now zero inductive reactance does not mean that it should be treated as a kind of superconducting state. No, that means it will have the least resistance. That least resistance will be present when the frequency of AC becomes 0. अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को
हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए फेजर डायग्राम. एज यूजुअल एक ईएमएफ के लिए अगर हम एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं थ्रू ए फेजर, दिस इज द फेजर whose peak value is E0 and we give a representation to the current. Current is lagging behind the EMF by 90 degree. तो मैं करंट के लिए एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकता हूं which will be lagging behind EMF और that will look like this. ये करंट के लिए एक फेजर है. This is the phasor for current. This variation is an angle of 90 degree and this is I0. So I can say that the current phasor lags behind the EMF phasor by 90 degree. The same is depicted in this diagram. So in this whole discussion, what we saw that an inductor, which is a coiled conductor, comes up with a certain inductance. The moment we apply an EMF to it from an AC generator, it develops an induced EMF, which as per Faraday Lenz's law will be in a direction which will be opposing the applied EMF. That induced EMF which is present in the circuit makes us to apply at a particular instant of time the Kirchhoff's laws. When we apply Kirchhoff's loop rule, we obtain an expression like E applied minus E applied plus E induced is equal to 0. E induced would be minus L into di by dt. From that expression, by integrating, we obtain the current. We saw that current has no longer the same phase as that of EMF. They vary with respect to each other in terms of phase, where current lags behind the EMF by 90 degree. And on the other side of it, the inductor has a reactance which we call as inductive reactance given by L omega or L into 2 pi n, the characteristic of which is that it is directly proportional to the frequency. So XL is directly proportional to N, that is frequency of the applied EMF. And with this, we find that the scenario of inductor is different than that of the resistor. In case of resistor, EMF and current, they are in the same phase, but here there is a phase difference, and besides the small resistance which this coil will have, there will be an inductance. The moment I say pure inductor, हम उस resistance को ignore कर देते हैं और हम सिर्फ इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं. But in practice, there will be some minute resistance also which it will have. Later on, we may come up with something called as LR circuit, where there is inductor and resistor together, so that part will be taken care in that sense. Thank you.